बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को द नार्सिसिज्म कोर्स में हीलिंग हार्ट्स थेरेप्यूटिक्स की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ये कोर्स द नार्सिसिज्म एक ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में है जो सेल्फ से रिलेट करता है और सेल्फ एस्टीम, ईगो, इन कॉन्सेप्ट्स से रिलेट करता है। तो इस कोर्स में हम नार्सिसिज्म, जो कि एक चैलेंजिंग पर्सनैलिटी ट्रेट है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके ओरिजिन्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह से इंसानों में मैनिफेस्ट करता है और इसका फिर इंडिविजुअल्स और उनके रिलेशनशिप्स पर क्या असर हो सकता है। चाहे आप पर्सनल इंसाइट के लिए नार्सिसिज्म को समझना चाहते हैं या अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ये कोर्स आपको नार्सिसिज्म की डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज और जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं नार्सिसिज्म से रिलेटेड, और जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की जो मुश्किलात हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनसे रिलेटेड आप जान पाएंगे। सो इस कोर्स के जो यूनिट्स हैं, हम देखेंगे नार्सिसिज्म क्या होता है, नार्सिसिज्म का स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाट आर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन नार्सिसिज्म, कितना प्रीवेलेंट है नार्सिसिज्म, देन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स क्या होते हैं नार्सिसिस्ट्स के। फिर हम स्कूल ऑफ थॉट से गुजरेंगे नार्सिसिज्म के, नार्सिसिस्टिक साइकिल क्या चीज़ है, देन हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि, और इस जैसी दूसरे डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं, कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती है कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या कोई और डिसऑर्डर है। दिस इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देन डेवलपमेंट के वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो आगे जाकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकती हैं। फिर पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, उनका क्या किरदार होता है एनपीडी के लिए। देन हम क्लिनिकल असेसमेंट टूल्स और इंटरव्यूज देखेंगे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं नार्सिसिज्म को असेस करने के लिए। देन नार्सिसिज्म की हम टाइप्स स्टडी करेंगे, स्टिग्मा क्या है एनपीडी को लेकर, कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं, और इसके बाद हम कुछ थेरेपीज देखेंगे जिनमें सीबीटी, डीबीटी, स्कीमा थेरेपी और ट्रांसफरेंस फोकस साइकोथेरेपी शामिल हैं। देन हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रिलेशनशिप्स पर क्या असर हो सकता है, इस चीज़ को देखेंगे, खसूसन मैरिज पर। इसके रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं कि जिस शख्स के साथ हम रिलेशनशिप में हैं या जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसे साइंस हैं कि हम जान पाएं कि ये तो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं इस शख्स में। देन हमने एनपीडी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, डी एस्केलेट कैसे करना है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बहस हो जाती है, तो हमने उसमें से कैसे निकलना है, उसको कैसे काम करना है। देन असर्टिवनेस और बाउंड्रीज की सेटिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में किस तरह से होती है ये। एंड देन नार्सिसिस्ट को हैंडल कैसे कर सकते हैं, जो नार्सिसिस्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं वो कौन सी हैं। नार्सिसिज्म में जो मेन इशू है इनसिक्योरिटी का, उस पर हम बात करेंगे। नार्सिसिस्टिक अब्यूज जो होती है उसको हम, उस साइकिल को कैसे एंड कर सकते हैं, एग्जिट स्ट्रेटेजी, रिलेशनशिप से निकलना या ब्रेकअप जिसे हम कह सकते हैं, डिवोर्स कह सकते हैं, उसके लिए एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। देन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स की जो अब्यूज है, उसमें जो ट्रॉमा फेस किया है आपने, जो अब्यूज फेस की है, उससे रिकवर कैसे किया जा सकता है।
नार्सिसिस्टिक लीडर्स के बारे में हम जानेंगे, हेल्दी सेल्फ एस्टीम क्या है और नार्सिसिज्म क्या है, इसका फर्क हम देखेंगे, और एथिकल डायलेमास क्या है एनपीडी इंडिविजुअल्स को लेकर, और हम कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस और केस स्टडीज भी इस कोर्स में शामिल करेंगे। सो व्हाट इज नार्सिसिज्म? नार्सिसिज्म बेसिकली एक ट्रेट नहीं है कि जिसको हम नार्सिसिज्म कह सकें, जिस तरह से एक जनरल ओपिनियन है कि ग्रैंडियोसिटी को नार्सिसिज्म समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं। नार्सिसिज्म एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स का सेट है, एक ग्रुप है, उसके अंदर और भी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहला तो बेसिकली ग्रैंडियोसिटी ही होता है कि एक यूनिकनेस अपने लिए, एक स्पेशलिटी समझी जा रही होती है कि हम यूनिक हैं, और नार्सिसिज्म में स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व किया जा रहा होता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उन्हें खास तरीके से ट्रीट किया जाए, उनसे एक खास वे में बात की जाए, उन्हें खास अंदाज में सर्व किया जाए। तो एक यूनिकनेस अपनी जात को लेकर के, वी आर स्पेशल। इसी के साथ एक कांस्टेंट नीड होती है एडमायरेशन की, कि वो अपनी ईगो को फीड करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा तारीफ की जरूरत है, उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें सराहा जाएगा। तो स्पेशल ट्रीटमेंट एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम एंटाइटलमेंट भी कहते हैं। और लैक ऑफ एम्पैथी, जिस तीसरे ट्रेट की बात हो रही है वो है लैक ऑफ एम्पैथी, कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते, वो दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनको एम्पैथेटिक वे में शेयर नहीं कर सकते हैं। फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम भी आ जाता है। जो वर्ड है नार्सिसिस, ये ग्रीक मैथोलॉजी से डिराइव किया गया है। एक मिथ है कि एक शख्स जिसका नाम नार्सिसिस है, वो अपने ही रिफ्लेक्शन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वाटर में उसको अपना चेहरा नजर आता है और वो अपनी ही रिफ्लेक्शन से उसे प्यार हो जाता है। सो ये एक मिथ है। बेसिकली जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं वो एक स्पेक्ट्रम पे पाए जाते हैं, जो कि हेल्दी से होते हुए अनहेल्दी और प्रॉब्लमैटिक और पैथोलॉजिकल की तरफ जा सकते हैं। तो हम उस स्पेक्ट्रम को भी देखते हैं। और ये चीज समझना जरूरी है कि नार्सिसिज्म जो है वो नेसेसरली एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस शख्स में नार्सिसिज्म पाया जा रहा है तो उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही होगा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि हेल्दी नार्सिसिज्म भी होता है, जबकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो अनहेल्दी और पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, राइट। सो इस पे भी हम बात करते हैं आगे। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ नार्सिसिज्म। यहाँ हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड से कि हेल्दी और नॉर्मल नार्सिसिज्म है, जबकि राइट साइड स्पेक्ट्रम के राइट एक्सट्रीम पे पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल नार्सिसिज्म। सो नॉर्मल नार्सिसिज्म इट मीन्स के आपके जो फ्लेक्सिबल ट्रेट्स हैं वो अडेप्टिव हैं। यू हैव अ पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ, अपने लिए आपका जो पॉजिटिव सेंस है, तो ये नॉर्मल नार्सिसिज्म का एक साइन हो सकता है, एक ट्रेट हो सकता है। इसी तरह से सेल्फ अवेयरनेस है, आपको आपको अपने बारे में आगाही है, आपको अपने इमोशंस, थॉट्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इन चीज़ों का आपको इदराक है। एंड देन इसके साथ जब आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता है तो आप में कॉन्फिडेंस पाया जाता है। सो दिस इज द हेल्दी साइड ऑफ नार्सिसिज्म। देन आगे हम इस लेवल को आगे लेके चलते हैं। ये भी नॉर्मल नार्सिसिज्म है, हेल्दी नार्सिसिज्म है, कि आप के जो ट्रेट्स हैं वो सेमी फ्लेक्सिबल हैं, यानी आप समझते हैं चीजों को, आपका विजन है, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपके क्या गोल्स हैं, आप यू आर विजनरी। और जो आपकी इंटेलिजेंस है वो स्ट्रेटेजिक है, इट्स नॉट जस्ट इन योर माइंड,
It's not just a positive sense of self, but you know where you are going. आपके माइंड में आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजीज हैं. सो दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस. सो आप विजनरी होते हैं. लीडर का किरदार आप इस सेंस में अदा कर सकते हैं, एक पार्टनर, एक पेरेंट. ये किरदार जब आप अदा कर रहे हैं एंड यू हैव अ विजन, सो दिस इज आल्सो अ नॉर्मल नार्सिसिज्म. और ऑब्वियसली इसमें जो फर्स्ट हमने देखा है कि पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस तो शामिल ही है, लेकिन ये उससे नेक्स्ट लेवल है दैट यू हैव अ विजन, यू आर लीडिंग हियर. सो ये हेल्दी नार्सिज्म में टॉप पे जो चीज आ जाती है ये वो है. इस स्पेक्ट्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो है वो नार्सिसिज्म है. अब यहाँ से चीजें हेल्दी से हटकर पैथोलॉजिकल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है. हम कह सकते हैं कि ये अनहेल्दी नार्सिसिज्म है. यहाँ पर रिजिडिटी पाई जाती है ट्रेट्स की. अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बल्कि रिजिडिटी है. सो यहाँ पर आप इमोशनली शैलो होते हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो रेगुलेट नहीं हो पा रहे, आपको सेल्फ एस्टीम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और यहाँ पे जो मेन इशू है वो है कि एम्पैथी का ना पाया जाना. आप दूसरों की फीलिंग्स से रिलेट नहीं कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें उस वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जिस वे में वो फील कर रहे होते हैं. सो एम्पैथी का लैक यहाँ पे पाया जाता है. देन देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि आप खुद को दूसरों से स्पेशल, यूनिक, जुदा समझ रहे होते हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ देयर वैल्यू, देयर रिस्पेक्ट. आप खुद को तो यूनिक समझ रहे हैं, लेकिन दूसरों को आप कम समझ रहे हैं, आप उन्हें बिलिटल कर रहे हैं. तो यहाँ से अनहेल्दी नार्सिज्म स्टार्ट हो जाता है कि आप खुद के लिए एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जबकि यू डिवैल्यू अदर्स. आप दूसरों की इंसल्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पर ये पैथोलॉजिकल नार्सिज्म का स्टार्ट हो जाता है. अब जो लास्ट पे है, जो राइट एक्सट्रीम पे आप देख रहे हैं, क्लिनिकल नार्सिसिज्म. सो यहाँ पर ये वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर तस्वर करते हैं, जिसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं. यहाँ पे एक्सट्रीमली रिजिड पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं. वो इतने पुख्ता होते हैं ट्रेट्स के, वो पर्सनैलिटी में इस तरह से रच बस गए होते हैं कि उन्हें इसको समझ ही नहीं आ रही होती कि देयर इज सम प्रॉब्लम. वो उन प्रॉब्लम्स को डिपेंड कर रहे होते हैं, वो इन चीजों को दुरुस्त समझ रहे होते हैं. सो इसको हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. इसमें कुछ ट्रेट्स दूसरे डिसऑर्डर के भी आ सकते हैं, वो हम आगे जाकर देखते हैं. तो ये है क्लिनिकल नार्सिसिज्म. सबसे पहले इसमें एब्सेंस ऑफ कॉन्शियंस, आपका जो सही और गलत को समझने का पैमाना है, जो आपका ज़मीर है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा. तो आप समझ सकते हैं जब हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे, या उस पे बिहेवियरली हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हमने सही किया और क्या गलत किया है, कॉन्शियंस का जब एब्सेंस होगा, तो ये चीज़ हमें हार्म की तरफ ले जा सकती है, ये चीज़ हमें वायलेंस की तरफ ले जा सकती है. एब्सेंस ऑफ कॉन्शियंस, जब आपका ज़मीर नहीं है, जब आपको सही और गलत की पहचान नहीं, तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती है, कि आप हार्म कर सकते हैं दूसरों को, आप दूसरों को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए. आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है. ये चीज़ हमें क्राइम्स की तरफ ले जा सकती है. सो दिस इज द क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल साइड ऑफ नार्सिसिज्म. इसमें एक और चीज़ है कि आपको पावर और कंट्रोल का एक अर्ज होती है.
एक पैथोलॉजिकल नीड है कि यू नीड टू बी इन पावर, देयर इज एन अर्ज कि आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ आपके अंडर है। देन पावर और कंट्रोल को लेकर आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, आप सिचुएशंस को इस तरह से हैंडल करते हैं कि आपको गेन हो, आपको प्रॉफिट हो, या जस्ट आप फन के लिए आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर एक और ट्रेट है कि यू वांट टू विन एट ऑल कॉस्ट, आप हर सूरत जीतना चाहते हैं, चाहे वो अना की जंग है। आप आप क्रिटिसिज्म, हारना तस्लीम नहीं कर सकते, आपने बस जीतना है, हर सिचुएशन में हर सूरत जीतना है। देन इसकी एक सैडिस्टिक स्ट्रीक हो सकती है, यानी कि आपको दूसरों के पेन में, दूसरों को जो तकलीफ होती है तो आपको अच्छा फील होता है, आप दूसरों के पेन को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सारे ट्रेड्स हैं ये अनहेल्दी और पैथोलॉजिकल तो हैं, ये हार्मफुल ट्रेड्स भी हैं, राइट। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ नार्सिसिज्म। तो ये जो एंड पे हमने देखा है पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल नार्सिसिज्म, इसमें कुछ ट्रेड्स एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी शामिल हैं, यानी नार्सिसिज्म में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ ट्रेड्स भी पाए जा सकते हैं, खासकर जो एंड पे हमने जिसका जिक्र किया, दूसरों को तकलीफ में देखकर जो एंजॉयमेंट का फील होना। नार्सिसिज्म का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो हम एक मिथ की बात कर रहे थे नार्सिसिस, कि नार्सिसिज्म को उस शख्स के नाम से रिलेट किया जाता है कि जो अपने रिफ्लेक्शन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और वो उसी को देखता रह गया था ना। तो सो नार्सिसिज्म से फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बनता है। अब इसमें जो सेल्फ लव है वो पैथोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ सेल्फ लव है, जिसकी अभी हम स्पेक्ट्रम में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वर्ड यूज किया है वो सिगमंड फ्रॉइड ने यूज किया है। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो नार्सिसिज्म है वो बचपन की जो डेवलपमेंट है उसका एक खास फेज है, एक स्टेज है जिससे बच्चा गुजरता है, जहाँ पर वो सेल्फ से रिलेट कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने लिए सब कुछ कर रहा होता है, अपने लिए चाह रहा होता है। लेकिन फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अगर ये जो नार्सिसिज्म है ये बाद में अडल्टहुड में ये कायम रहता है तो फिर ये डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यानी बचपन में ये तो एक तरह का सेल्फ लव है, लेकिन जब ये प्यूबर्टी के फेज से आप गुजरते हैं तो अगर ये चीज कायम रहती है, आप वहां पे फिक्सेट कर जाते हैं उस स्टेज पे, तो ये फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ ले जा सकता है। अगर हम प्रीवैलेंस की बात करें नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो नार्सिसिज्म तो हर जगह पाया जा रहा होता है, बहुत से लोग हैं ऑब्वियसली जो हम स्पेक्ट्रम पे देख चुके हैं, पॉजिटिव साइड भी है, पैथोलॉजिकल साइड भी है। तो नार्सिसिज्म तो हर इंसान में कहीं ना कहीं है, सेल्फ से लव तो हर इंसान में कहीं ना कहीं, पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ कहीं ना कहीं पे है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, जो कि एक डिसऑर्डर है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च उसका जो जनरल पॉपुलेशन में उसके जो रेट्स हैं वो 1% है। यानी कि आउट ऑफ एवरी 100 इंडिविजुअल्स देर इज 1 person हु हैज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो ये तो राउंड फिगर्स हैं, बहुत से लोग हम जानते हैं कि जो जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते हैं। सो ये तो एक जस्ट फिगर है कि जनरल पॉपुलेशन में ये 1% के करीब इसका रेट है।
लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ पॉपुलेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर ये रेट इससे भी ज्यादा है। लाइक जो फेमस लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो उनके यहाँ ये प्रॉब्लम ज्यादा पाया जा सकता है। जहां पर इंडिविजुअल सक्सेस की बात होती है, जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स को जो फॉलो करते हैं या जो उनसे रिलेट करते हैं, वहां पर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रेट्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब हेल्थ पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? जो हम नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, सबसे जो मेन इशू है वो है कि आप पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं। आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिकॉज यू लैक एम्पैथी। आप दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, आप दूसरों की नीड्स को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरों के साथ रिलेट करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में और एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। एक और चीज है कि आप डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं व्हेन यू हैव नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपको किसी चीज की कमी महसूस हो सकती है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोमॉर्बिड भी हो सकता है। इट मीन्स कि इसके साथ दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये बहुत कॉमन है कि जिन लोगों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो उनको एंजाइटी या डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं। सो जब नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से लोग एम्पथाइज नहीं कर पाते हैं, जो मेन इशू है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, उनकी जो इमोशंस हैं उनको उनसे रिलेट नहीं कर पाते, उनको शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तो ये है कि वो रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते। इसी बेसिस पर फिर वो जो ओवरऑल वेल बीइंग है, जो सोशली अचीव की जा सकती है, वो इससे इम्पेक्ट हो रही होगी। अब हम नार्सिसिस्ट के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को स्टडी करते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं और वो कौन सी रेंज है जहां पर हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझ सकते हैं। तो कुछ की फीचर्स जो है नार्सिसिज्म के वो हैं ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मीन्स कि आपका जो आपका अपने लिए स्टैंडर्ड है, जो थिंकिंग स्टाइल है खुद के लिए, वो यूनिक है। यू आर समथिंग वेरी स्पेशल, यू आर एक्सेप्शनल। और आप जब स्पेशल है, जाहिर है आप यूनिक हैं, तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट भी डिजर्व करते हैं। आपके माइंड में फिर एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपको इतनी एडमायरेशन मिलनी चाहिए। सो जब आप ग्रेंडियोस होते हैं तो आप अपनी अचीवमेंट्स को एग्जेजरेट करके बयान कर रहे होते हैं, अपने टैलेंट्स को आप एग्जेजरेट करके बयान कर रहे होते हैं। जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी एबिलिटीज हैं, आप इन बातों को सबसे अलग समझ रहे होते हैं कि आप बाकी इंफीरियर हैं और आप सुपीरियर हैं, आप यूनिक हैं, आप एक्सेप्शनल हैं। सो दिस इज ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट, नीड फॉर एडमायरेशन। आपको लगातार बेसिस पर एडमायरेशन चाहिए होती है कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपकी बात सुन के हाँ में लाएं, लोग आपकी तारीफ करें, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले दूसरों की तरफ से। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको जो एडमायरेशन चाहिए आपको वो ना मिल सके, तो आप उससे नाराज भी हो सकते हैं इस बात पे, और आपको फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकती है।
आपको जो अप्रूवल चाहिए, जो अफर्मेशन चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही, आपको एडमायरेशन नहीं मिल रही। अब क्या होगा कि आप उसको अपना राइट समझते हैं, आप समझते हैं आप डिजर्व करते हैं, और जाहिर है जब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व कर रहे हैं, वो आपका राइट भी है, तो आपको कैसा फील होगा? यू फील फ्रस्ट्रेटेड और ऑफेंडेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडमायरेशन की एक नीड पाई जा रही होती है। देन कम्स लैक ऑफ एम्पैथी। तो नार्सिसिस्ट हैं, उनमें एम्पैथी का ना पाया जाना देखा जाता है। अब वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे होते हैं, दूसरों की क्या नीड्स हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, वो किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव से वो वर्ल्ड को देखते हैं। सो चूंकि जो नार्सिसिस्ट हैं वो अपनी ही जात में, सेल्फ में इतने ज्यादा मगन रहते हैं कि वो एम्पैथाइज नहीं कर पाते। सो इस वजह से वो जेन्युइन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से ये भी होता है कि आप एक सेंस में डिसरिगार्ड कर रहे होते हैं, यानी दूसरों की फीलिंग्स को ना जब आप नहीं समझते हैं, उनकी नीड्स को आप नहीं समझते, एक तरह से आप उन्हें डिसरिगार्ड कर रहे हैं, आप उन्हें या डिसमिस कर रहे हैं, लाइक उनकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं है उनकी फीलिंग्स की, या आप उन्हें मिनिमाइज कर देते हैं, या आप कभी इनडिफरेंस शो करते हैं, लाइक यू डोंट केयर। सो ये चीजें रिलेशनशिप्स में काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो गिव एंड टेक होते हैं ना, राइट? आपने दूसरों की फीलिंग्स को समझा, उन्होंने आपकी फीलिंग्स को समझा। सो जब यहाँ पे बैरियर आएगा तो फिर क्या होता है कि आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हैं, आप जो हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप्स वो नहीं बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नार्सिसिस्ट है और उनसे उनके कोई फ्रेंड अपनी बात शेयर कर रहे हैं, एंड दे टेल कि उनकी बिल्ली मर गई, फॉर एग्जाम्पल। सो वो उनका एक पेट था जो अब नहीं रहा। अब क्या होगा कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सो वो उनके साथ एम्पैथाइज करेगा, वो उस सैडनेस को शेयर करेगा, उस फीलिंग को शेयर करेगा, एटलीस्ट वो दुख का इजहार जरूर करेगा, राइट? बट जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिनमें एम्पैथी नहीं है, तो देयर इज अ चांस कि वो इस तरह से इस मामले को देखें और वो इस तरह से कह दें कि ओ ओके, बिल्ली मर गई है, चलो नहीं ले आना, राइट? तो यहाँ पे एम्पैथी नहीं पाई जा रही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर। अब तक तो हमने देखा कि एडमायरेशन चाहिए, ग्रैंडियोसिटी पाई जाती है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, एम्पैथी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें और ज़्यादा तब खराब हो जाती हैं जब आप दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए दूसरों को यूज कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट आप उनको यूज कर रहे हैं, आप गैस लाइटिंग कर रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप डिसीव करते हैं, आप हकाइक को छुपा लेते हैं या हकाइक को तब्दील करके बयान करते हैं। इस तरह से आप दूसरे लोगों की जो परसेप्शंस हैं उनको उसमें डिसीव कर रहे होते हैं, कि वो अपनी जो परसेप्शंस है उन पे उनको शक हो जाता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है वो सही है, या जो चीज जिस तरह से हुई है वो सही है, फैक्ट्स हैं क्या, सच आखिर है क्या। सो इस तरह की सिचुएशन की तरफ आपको जो एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर है वो ले जा सकता है। इसी तरह से जब ये एक्सप्लॉइट करते हैं, जो एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं हर फील्ड की, उनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है।
जो सिचुएशंस हैं उनको अपने रंग में ढाल के पेश किया जाता है, वो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो इनके एडवांटेज में वो चीज़ नजर आए। सो पर्सनल गेन के लिए वो मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं दूसरों को। इसी तरह से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। अब अगर कोई शख्स ये बिलीव रखता होगा कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, अगर उसका ये बिलीव होगा और दूसरों को उसकी बात माननी चाहिए, बाहर सूरत दूसरों को उसकी बात माननी चाहिए और कोई क्वेश्चन नहीं रेज होना चाहिए, वो जैसे कहें वैसे हो जाना चाहिए, तो आप सोचें अगर इस तरह का बिलीफ होगा तो अगर उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और उनकी बात नहीं तस्लीम की जाती कहीं पर फॉर एग्जांपल, तो उन्हें कैसा फील हो सकता है। तो एंटाइटलमेंट का ये जो सेंस है ये नार्सिसिस्ट के लिए बहुत तकलीफदेह हो सकता है, उनको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। देन एनवी एंड जेलसी। दूसरों की कामयाबियां या दूसरों की जो पोजेशंस हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उनकी तरफ एक तरह की जेलसी पाई जाती है नार्सिसिस्ट में। और अगर किसी और को उनके सामने कोई अटेंशन मिलती है या प्रेज मिलती है, फॉर एग्जांपल किसी की प्रमोशन हो रही है, तो अब क्या हो सकता है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला जो इंडिविजुअल है, तो उसको ये एक थ्रेट के तौर पे फील होगा, लाइक उसके रिगार्ड को कम किया जा रहा है, उसकी इंसल्ट हो रही है जिस तरह से, तो वहां पे ये वॉयलेंस भी शो कर सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है इन्हें। और एक और चीज कि जबकि ये एनवी फील कर रहे हैं, ये दूसरों से जेलसी फील कर रहे होते हैं, इनका ये मानना भी होता है कि दूसरे इनसे जेलस है, यानी इनके पास जो स्पेशलिटी है, इनकी जो यूनिकनेस है, ये जो एक तरह से एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो इनसे दूसरे लोग जेलस होते हैं, इनको नजर लग जाती है, इस तरह की चीजें। कि इस चीज को हम कहते हैं प्रोजेक्शन, यानी एक फीलिंग आप में है, उस फीलिंग को आप दूसरे में शो करते हैं, यानी आप किसी से जेलस हैं और आपका ये मानना है कि दूसरे आपसे जेलस है। सो इस डिफेंस मैकेनिज्म को साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहा जाता है। देन सेवंथ ट्रेट है एरोगेंस। अब खुद को बड़ा समझना, खास समझना, यूनिक समझना, ये तो एक तरफ हो गया। एम्पैथी का ना पाया जाना ये एक चीज हो गई। देन मैनिपुलेट किया जाना भी एक चीज होगी। अब यहाँ पर जो एरोगेंस है, इट मीन्स कि वो दूसरों को बिलेटल करेंगे, वो दूसरों को, चूंकि उन्होंने अपनी सुपेरियोरिटी, अपनी स्पेशलनेस उन्होंने कायम रखनी है, तो इसके लिए वो दूसरों को बिलेटल करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे। तो एक तरह से जो भी रिलेशन है, चाहे वो फैमिलियल रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप है, कोलीग्स के साथ रिलेशंस है, वहां पर वो एक तरह का कंट्रोल चाह रहे होते हैं और ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। अक्सर जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो वर्क के दौरान ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इन्हें डोमिनेंस चाहिए होती है, इन्हें लीडरशिप का रोल चाहिए होता है। सो ये इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं दूसरों के लिए जो कि इंसल्ट समझे जा सकते हैं। So there is a sort of arrogance in their behavior. Lack of accountability. अच्छा, अब जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या मिस्टेक्स हो जाती हैं किसी से, तो क्या होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उनसे ऐसा हुआ है और फिर वो उसको नेक्स्ट
दुरुस्त कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो नार्सिसिस्ट्स हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है स्पेसिफिकली, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जो उनसे एक्शंस हुए हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो इस ब्लेम को दूसरों पे डाल देते हैं। उनसे जो मिस्टेक हुई है, उनसे जो चीज़ गलत हुई है, वो उसका इनकार कर देते हैं और अपने उस बिहेवियर को वो किसी अंदाज में रेशनलाइज कर लेते हैं। अपनी मिस्टेक को वो रेशनलाइज कर लेते हैं कि वो तो इस वजह से हुआ, वो तो इस तरह से हुआ, और वो जो ब्लेम है वो दूसरों पर डाल दिया जाता है ताकि इनका जो सेल्फ इमेज है वो पॉजिटिव वे में बरकरार रहे। सो एक अकाउंटेबिलिटी का भी लैक पाया जा रहा होता है। ब्लेम शिफ्टिंग होती है अपने सेल्फ इमेज को बचाने के लिए, वो ब्लेम को दूसरों पर डाल रहे होते हैं। डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स। अब जाहिर है इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं दूसरों को लेकर, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझा जा रहा, एम्पैथी नहीं है, और दूसरों को जस्ट यूज किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। उनसे हर वक्त एडमायरेशन की तवक्को है, उनसे स्पेशल ट्रीटमेंट की तरह तवक्को है, एंटाइटलमेंट पाया जा रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर एनवी का भी एक तस्वर है कि जेलसी फील भी करते हैं और दूसरों पर वो डाल देते हैं कि वो जेलस हैं इनसे। एक तरह की एरोगेंस पाई जा रही है, इंसल्ट करते हैं, डीवैल्यू करते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद और अपनी गलती को तस्लीम ना करना भी, तो इस चीज से समझा जा सकता है कि इनके रिलेशनशिप्स फिर किस तरह के बनते हैं। इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो हेल्दी तो फिर नहीं होते, इसलिए इन्हें हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हर वक्त अपनी बात कर रहे हैं, हर वक्त अपनी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, हर वक्त अपनी नीड्स की बात वो कर रहे होते हैं, उनको क्या चीजें पसंद हैं, उनके क्या गोल्स हैं। जब उनके माइंड में यही सब कुछ चल रहा है और वो बात भी इसी की करना चाह रहे हैं, इसी के बारे में बात सुनना भी चाह रहे हैं, और अपने लिए ही वो लाइफ जी रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनकी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, तो इस वजह से फिर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप्स में कि वो अपनी नीड्स की बात कर रहे होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, कि वो अपने रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहे होते हैं। और ये जो सारे सिम्टम्स हमने देखे हैं, ग्रेंडियोसिटी, लैक ऑफ एम्पैथी, मैनिपुलेशन, सो इसके पीछे एक इशू ये भी होता है कि उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो फ्रेजाइल होती है। वो क्यों क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या रीजन है कि उन्हें किसी और की तारीफ, किसी और की सक्सेस, प्रमोशन उन्हें ट्रिगर कर जाती है? क्या रीजन है कि जब उनकी तारीफ नहीं हुई या उनको जो एडमायरेशन वो परसीव कर रहे थे वो उनको नहीं मिली, तो वो उस जगह से विदड्रॉ कर जाते हैं, चले जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं? इसकी क्या रीजन है कि यहाँ पर ये जो ग्रैंडियोसिटी का एक फैकेट है कि वो इसके पीछे अपनी जो फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम है, जो लो सेल्फ एस्टीम है, उसको हाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली एक इनसिक्योरिटी, एक वल्नरेबिलिटी पाई जा रही होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में। अब हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं साइकोलॉजी के, वो नार्सिसिज्म को किस अंदाज में देखते हैं। सबसे पहले साइकोडायनामिक और साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है। ये स्कूल ऑफ थॉट जो सिगमंड फ्रॉइड की सरबराही में बना था। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग, या जैसे हम कहते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो नार्सिसिज्म है वो डेवलपमेंटल स्टेज का एक नॉर्मल हिस्सा है।
और इसमें क्या होता है, स्टेज पे जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, वो सेल्फ लव शो कर रहे होते हैं, राइट। और वो अपनी नीड्स पे फोकस कर रहे होते हैं। तो ये एक लाजमी हिस्सा होता है डेवलपमेंटल स्टेज में, कि वो बच्चे अपने आप को देख रहे होते हैं, इंटरनलाइज कर रहे होते हैं, और अपने साथ वो खुश हो रहे होते हैं, सेल्फ लव शो कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है कि उनसे जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उसी अंदाज में पेश आ रहे हैं, वो भी उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो भी इक़दाम कर रहे हैं। और वो जो उनकी नीड्स हैं, उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं स्पेसिफिकली, उनको वो पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा है, उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट का एक स्टेज है जिसे फ्रॉइड ने नार्सिसिज्म बताया है। लेकिन इशू तब होता है जब उस बचपन के स्टेज में इंडिविजुअल वहां पे फिक्सेट कर जाए, यानी उस नार्सिसिज्म में जो बचपन में सेल्फ लव था और अपनी नीड्स पे फोकस था, वहां पे फिक्सेशन हो गई है, और एडल्टहुड में भी वही चीज नजर आ रही है। दूसरों के लिए जो कंसिडरेशन है वो नहीं है, बल्कि सेल्फ की ही सिर्फ है। तो यहाँ पर इसीलिए अक्सर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स होते हैं, वो उनकी ईगो बिल्कुल बच्चे जैसी होती है, जैसे 2 साल का बच्चा होता है उस जैसी ईगो होती है उनकी। तो फ्रॉइड के वर्ड्स में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उस वक्त कंसेप्चुलाइज होता है कि जब इंसान बचपन के उसी स्टेज में फिक्सेट कर जाए जहाँ पे वो सेल्फ लव और अपनी नीड्स पे फोकस कर रहा होता है। फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर चले हीन्स कहूट जो सेल्फ साइकोलॉजी के फादर समझे जाते हैं, इन्होंने फ्रॉइड के आइडियाज पे आगे वर्क किया। तो इनके अकॉर्डिंग जो हेल्दी नार्सिसिज्म है, जिसकी हमने स्पेक्ट्रम में बात की थी, जो हेल्दी नार्सिसिज्म है, जो सेल्फ लव है, तो वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमारी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है। उनका ये भी बताना था कि अगर बचपन में बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं वो नहीं पूरी हो पाई, और जो पेरेंट्स की तरफ से, केयर गिवर्स की तरफ से जो उन्हें मिररिंग मिलनी थी, जो इमोशंस की मिररिंग होती है, जो एम्पैथी शो की जाती है, जैसे बच्चों को ज़रूरत होती है जिन मिररिंग की, इमोशंस के मिररिंग की, जिनको एम्पैथिक रिस्पॉन्सेस कहा जाता है, जो बच्चों की एक नीड होती है कि आप उनको टच करते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, आप उनके साथ इमोशंस को शेयर करते हैं, आप उनको टाइम देते हैं। तो ये जब ज्यादा नहीं मिल सका, मतलब जितना उन्हें चाहिए था उतना नहीं मिल सका, तो अब क्या होता है कि फिर नार्सिसिस्टिक डिस्टरबेंसेस या जो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड डिस्टरबेंसेस हैं वो हो सकती हैं। और जो उन इंडिविजुअल्स की जो ईगो है, उसके साथ इश्यूज हो सकते हैं। देन सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में दो स्कूल्स ऑफ थॉट आ जाते हैं, एक बिहेवियरिज्म और एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो बिहेवियरिज्म के फादर एल्बर्ट बेंड्यूरा हैं, और बिहेवियरिज्म में ये है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। और इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू लर्न किए जाते हैं। यानी जिस तरह से बच्चे देखते हैं पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, वो उसी तरह से उन्हें कॉपी करते हैं। सो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो उसको इस तरह से लिया जा रहा है स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग, कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने केयर गिवर्स या जो पेरेंट्स हैं और जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं उनके बिहेवियर को वो मॉडल कर रहे हैं, उनको वो कॉपी कर रहे हैं। सो अगर उनमें नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स पाए जा रहे थे, तो बच्चे भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट और सोशल लर्निंग थ्योरी।
अब जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है या कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, जिसको हम आजकल की फेमस थेरेपी की नज़र से भी देखते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सीबीटी। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, उसमें आपकी कॉग्निशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो आपकी ये भी बचपन में ही बनते हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, किस अंदाज में आप सोचते हैं। तो आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस नेगेटिव अंदाज में सोचने के वो स्कीमाज होते हैं, वो सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कह रहे हैं। तो इनकी वजह से फिर मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स बनते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं उसी तरह से हम बिहेव भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को स्टडी किया जाता है, कॉग्निशंस को यानी थॉट्स और बिलीव्स को, और बिहेवियर्स को, इनको मिला के स्टडी किया जाता है। तो नार्सिसिज्म में कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं और मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, ये आगे चल के हम देखते भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, ये नार्सिसिज्म को किस अंदाज में देख रहा है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की सूरत में। ऐसे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग सिस्टम्स हैं, जो बिहेवियर्स को भी मैल अडेप्टिव बना रहे होते हैं। तो फिर इन पे वर्क भी किया जा सकता है। जो सीबीटी है वो इन्हीं थॉट पैटर्न्स पे इन डेप्थ वर्क करने का नाम है, ताकि आपके बिहेवियर्स इंप्रूव हो सकें और कंसिक्वेंटली आप जो फील करते हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो भी बेहतर हो सकें। देन ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी, मेलेनी क्लीन की ये थ्योरी है ऑब्जेक्ट रिलेशंस। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए अपनी ज़ात होती है, और बाकी जो कुछ वो देख रहे होते हैं वो उनके लिए ऑब्जेक्ट्स की सूरत में होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ वो खुद को रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि खिलौना है तो उसके साथ वो रिलेट कर रहे हैं, पेरेंटल फिगर है उसके साथ भी वो रिलेट कर रहे हैं। तो ये इस थ्योरी को उन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशंस कहा। ऑब्जेक्ट के साथ वो बच्चे रिलेट कर रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो दो तरह के रिलेशंस में होते हैं, यानी दो तरह के रिलेशन, यानी कि एक तो वो अपने साथ जो रिलेशन है, खुद के साथ जो अपनी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, वो खुद को देखते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, अपने एक्शंस को। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनका इंटरनलाइजेशन है, ये इंटरनलाइज कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स। लेकिन जब दूसरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो उनके टॉयज हैं या उनके जो फिगर्स, पेरेंटल फिगर्स हैं, केयर गिवर्स हैं या सिबलिंग्स हैं, उनके साथ जो वो रिलेट कर रहे होते हैं खुद को, तो ये चीज़ है रिलेशन विद अदर्स। एक तो इंटरनलाइजेशन हो गया, एक एक्सटर्नलाइजेशन या दूसरों के साथ, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका रिलेशन। तो यहाँ पर जो मेलेनी क्लीन है, जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशंस की थ्योरी दी है, इनके अकॉर्डिंग नार्सिसिस्टिक डिस्टर्बेंसेस उस वक्त आती हैं कि जब आप बचपन में हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं। आपको ऐसे अटैचमेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन द अर्ली लाइफ कि आप हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते। तो इस वजह से फिर एडल्ट लाइफ में आपको नार्सिसिस्टिक डिस्टर्बेंसेस, या हम इसको ये कह सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो ट्रेट्स हैं, वो आप में आ सकते हैं। इसी तरह से जो ट्रेट थ्योरी है, या जिसे हम पर्सनालिटी साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें पर्सनालिटी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है, इसमें एक बहुत बड़ी असेसमेंट है, एक जिसे हम बिग 5 कहते हैं। जिस तरह से MBTI है, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, उसी तरह से एक फेमस साइकोलॉजिकल या पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसे हम बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं। इसमें 5 पर्सपेक्टिव्स पर्सनालिटी के देखे जा रहे होते हैं, और उनको हम स्पेक्ट्रम पे देख रहे होते हैं कि ये चीज़ अगर पाई जा रही है तो पर्सनैलिटी कहाँ पर है, और अगर इसकी कमी है तो दूसरे स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट साइड पे क्या चीज़ पाई जा रही है। तो इन 5 में एक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट और पहला, वो होता है एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। तो एक्स्ट्रावर्जन मीन्स के
बहुत फ्रेंडली होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, यानी सोशल होते हैं, सोशलाइज करने वाले होते हैं। तो इस तरह के ये जो ट्रेड्स हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और वो डोमिनेंस भी चाह रहे होते हैं, तो ये एक्सट्रोवर्जन में आ जाता है। तो यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो काफी सारे जो ट्रेड्स एक्सट्रोवर्जन में आ रहे हैं वो नार्सिसिज्म से भी मिलते जुलते नजर आते हैं। जैसे कि हमने बात की है एक्सप्रेसिवनेस, कि वो चीजों को शो कर रहे होते हैं, एक अंदाज में बयान कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सोशलाइज कर रहे होते हैं। तो उसमें एक चीज है डिजायर फॉर अटेंशन एंड एडमायरेशन, तो उनमें भी ये डिजायर पाई जा रही होती है। और उसको हम जब एक्स्ट्रोवर्जन को देखते हैं तो एक पॉजिटिव सेंस में हम देख रहे होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इंट्रोवर्जन या शाइनेस को जो लोग ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं उनको एक नेगेटिव एस्पेक्ट से जरूर देखा जा सकता है, देखा जा रहा होता है, देखा जाना चाहिए तो नहीं, लेकिन देखा जा रहा होता है कि वो लोग बहुत लो सेल्फ एस्टीम वाले हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बात नहीं कर रहे। हालांकि जरूरी ये नहीं होता। उनकी शाइनेस इस वजह से भी हो सकती है कि वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, वो उनको वो मीनिंग फील नहीं हो रहा वहां पर जहां पर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मे बी राइट। सो उन एक्चुअली ये जो पर्सनैलिटीज हैं, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, इनकी अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। कुछ लोगों को अकेले में रहकर एनर्जी मिलती है, वो चार्ज होते हैं वहां पे, और कुछ लोगों को कम्युनिकेट कर कर, एक्सप्रेस कर कर एनर्जी मिलती है। सो ये पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस होते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सनैलिटी जो है वो अ, उसका कोई नेगेटिव कॉनोटेशन है, बल्कि यहाँ पर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात हो रही होती है। तो दोनों जो पर्सनैलिटीज हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं एक्सट्रोवर्ट्स हैं, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स भी हो सकती हैं। तो चूंकि एक्सट्रोवर्जन को आजकल जो कि सोशल मीडिया की दुनिया है और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स का फरोग है ज्यादा, तो एक्सट्रोवर्जन को एडमायरेशन मिल रही होती है, वर्क में, ऑर्गेनाइजेशन में भी, फैमिली में भी, हर जगह ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद किया जा रहा होता है। तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जा रहा होता है। जबकि यही जो सेम ट्रेड्स हैं वही हमको नार्सिसिज्म में भी देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो डिजायर फॉर अटेंशन है और डिजायर फॉर एडमायरेशन है, या सोशल डोमिनेंस का एक पहलू, ये चीज भी। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी नार्सिज्म को इस अंदाज में देख रही होती है कि इसके कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स भी पाए जा रहे होते हैं पर्सनैलिटी में। देन एक और स्कूल ऑफ थॉट है अटैचमेंट थ्योरी। ये जॉन बॉल्बाई ने पेश की थी। जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी जो मेलेनी क्लाइन ने दी है, उसको आगे लेकर चलते गए जॉन बॉल्बाई। उन्होंने स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होती है बच्चे की, उसको स्टडी किया है। और उसकी उस अटैचमेंट की उन्होंने बहुत सी टाइप्स बताई हैं कि कुछ सिक्योर अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ इनसिक्योर होती हैं, कुछ एंशियस हो सकती हैं, कुछ अवॉइडेंट होती हैं। तो अब इनसिक्योर में आगे फर्दर ये आ जाती हैं कि वो एंशियस भी हो सकती हैं, अवॉइडेंट भी हो सकती हैं। बहरहाल अगर सिक्योर अटैचमेंट्स होंगी, अगर पेरेंटिंग जो है वो कंसिस्टेंट होगी, उनको बच्चों को अनकंडीशनल लव मिल रहा होगा, और उनको लॉजिकल बेसिस पे, उनकी बिहेवियर्स के बेसिस पे उनको अप्रिसिएशन मिल रही होगी जो रीजनेबल भी होगी, तो तब एक सिक्योर अटैचमेंट बन सकती है। लेकिन अगर इनसिक्योर अटैचमेंट के पैटर्न्स हैं कि वहां पर जो इमोशनल ट्रस्ट है वो नहीं बन पाता, और वहां पर डिस्टरबेंस होती है इस सूरत में कि एक जैसी पेरेंटिंग नहीं है, कॉन्सिस्टेंट पेरेंटिंग नहीं है, तो वहां पर इनसिक्योर अटैचमेंट हो सकती है। तो इनसिक्योर अटैचमेंट चाहे वो एंशियस अंदाज में हो, एंशियस अटैचमेंट की सूरत में हो, या अवॉइडेंट अटैचमेंट की सूरत में हो, ये चीज बाद में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकती है। देन कम्स द क्लिनिकल पर्सपेक्टिव और पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो हम इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं आज, कि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और इसका बाकायदा एक
डायग्नोसिस होता है, इसका एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई शख्स इस क्राइटेरिया में फॉल करता है तो हम असेस करके डायग्नोसिस दे सकते हैं कि इनको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये एक डिसऑर्डर है, इसमें ऐसे मैल अडेप्टिव नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पाए जाते हैं और वो एक्सट्रीम है, उससे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, वर्क, होम, स्टडी, रिलेशनशिप्स, ये सारी जो लाइफ के हिस्से हैं, एरियाज हैं, यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस उन्हें देखने को मिल रही होती हैं और वो एक्सट्रीम लेवल की हैं और वो परवेसिव हैं, यानी वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो तब उन्हें हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। तो वो हम किस बेसिस पे करते हैं, अब आगे चल के हम देखते हैं। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM में गिवन है, हम उसको देखते हैं। DSM-5 एक्चुअली ये स्टैटिस्टिकल मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स का, जिसमें तमाम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया गिवन होते हैं कि यहाँ से हम असेस करके उनको डायग्नोज कर सकते हैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो हम कब कह सकते हैं कि किसी शख्स को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसके लिए तो जो डायग्नोज करने वाला शख्स है उसका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, इनको इन डेप्थ समझता हो, इनकी समझ बूझ रखता हो, खासकर अपने कल्चर को लेकर। तो इस तरह के ये जो पैटर्न्स हैं, इनको देखकर और यहाँ पर जो आप क्राइटेरिया गिवन है इसके साथ रिलेट करके तो वो असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और फाइनली फिर वो किसी डायग्नोसिस तक जा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का नाम क्या है जो किसी शख्स के साथ इशू है। इट कैन बी एंजाइटी, डिप्रेशन और एनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो वो उनको डायग्नोज कर सकते हैं। तो अब जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पैटर्न्स या ट्रेट्स यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहले है ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ। अब सेल्फ के लिए एक ग्रैंडियोसिटी पाई जा रही है, एक सेल्फ इंपॉर्टेंस का तस्वर है कि वो एग्जेजरेट कर रहे हैं अपनी ज़ात को, अपनी अचीवमेंट्स और टैलेंट्स को, और शायद उनके पास वो अचीवमेंट्स नहीं है जिस बेसिस पर उनको इतना सुपीरियर समझा जाए, लेकिन बहरहाल वो फिर भी समझ रहे होते हैं। सो ये फर्स्ट है। देन सेकंड, अनलिमिटेड सक्सेस, पावर, ब्रिलियंस, ब्यूटी, आइडियल लव, इन चीज़ों की फैंटेसी में उनका माइंड हर वक्त रहता है। मतलब वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं और उनके माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं, अनलिमिटेड सक्सेस, पावर। तो अब वो साइकोलॉजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली उसमें इतना डूब चुके होते हैं कि वो उसको अपनी ज़ात का हिस्सा समझ रहे होते हैं कि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। दे आर ब्रिलियंट, दे आर सक्सेसफुल, दे हैव पावर, दे आर ब्यूटीफुल, दे हैव द आइडियल लव। तो जब वो इन फैंटेसीज में उनका माइंड प्री ऑक्यूपाइड होता है, तो अब इस वजह से भी वो ग्रेंडियोसिटी की फीलिंग्स रख रहे होते हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं वो ग्रेंडियोस हो सकते हैं। इसी तरह से वो एंटाइटलमेंट का एक सेंस है कि वो एक फेवरेबल ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, जहाँ पर उनका कोई इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर उनका फेस टू फेस सामना होता है, तो वहां पर वो स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें इस अंदाज में उनसे बात की जाएगी, इस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाएगा। एक्सेसिव एडमायरेशन वो चाहते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, उनको सराहा जाए, उनकी बात की जाए, उनको सुना जाए, उनकी बात मानी जाए, ये चीज़ भी है। देन एक और बिलीफ भी होता है कि उन्हें सिर्फ खास लोग समझ सकते हैं। वो कुछ खास लोग हैं दुनिया में जो उनकी अजमत को और उनकी स्पेशलिटी को समझ सकते हैं, हर कोई इंसान तो उन्हें नहीं समझ सकता, एक ये बिलीफ भी होता है।
और उन्हें सिर्फ खास लोगों के साथ एसोसिएट कर होना चाहिए। खास लोगों से वो बात करेंगे, खास लोगों से मिलेंगे, हर इंसान से तो वो नहीं मिल रहेंगे क्योंकि उनका एक स्पेशल स्टेटस है, हाई स्टेटस है, तो वो उसी तरह के स्टेटस के लोगों से खुद को जोड़ेंगे, उन्हीं से रिलेट करेंगे। देन इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी इस पे, कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए वो दूसरों को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दूसरों का फायदा उठा सकते हैं, दूसरों से मैनिपुलेट करके भी ऐसा कर सकते हैं, और डिसीट भी कर सकते हैं। दे कैन लाई एज वेल। सो ये तो इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं। देन लैक्स एम्पैथी, उनमें वो एम्पैथाइज नहीं कर पाते हैं, दूसरों को उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाते हैं। देन एनवियस होते हैं और एरोगेंट होते हैं। अब ये 9 सिम्टम्स हैं। अब इन 9 सिम्टम्स में 5 या 5 से ज्यादा का होना, अब आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये तो तकरीबन हर इंसान में पाई जा सकती हैं, कि हर इंसान इम्पोर्टेंट फील करता है फॉर एग्जांपल, या अनलिमिटेड सक्सेस की फैंटेसीज पाई जा सकती हैं। और इंसान तो होता ही स्पेशल है, अगर वो स्पेशल खुद को या यूनिक समझ रहा है तो इसमें क्या हर्ज है। और एडमायरेशन तो हर इंसान को चाहिए होती है। एंटाइटल्ड भी हर इंसान, एंटाइटलमेंट का सेंस भी हो सकता है। तो ये कौन सी लिमिट होगी कि हम इन्हें कब कह सकते हैं कि दिस इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राइट। सो इसके लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन पैटर्न्स को इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम ड्यूरेशन, इस तरह के जो मेजर्स हैं उनके थ्रू भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक चीज होती है कि सेल्फ इंपॉर्टेंस का होना, ग्रैंडियोसिटी का होना, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है। लेकिन जब ये ट्रेट, इस ट्रेट की वजह से सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, कि इंसान की जो रिलेशनशिप्स हैं, उसका जो वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाए, फैमिली लाइफ भी और वर्क लाइफ भी, अब वो डिस्टर्ब हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो अब ये एक ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस ही ना रहा, बल्कि पैथोलॉजिकल बन गया। इसी तरह से बाकी सिम्टम्स को देखते हुए भी, अब जब वो यही चीजें रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं और उनकी जो लाइफ है बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो चुकी होती है, ना उनको रिलेशनशिप्स में कुछ समझ आ रही है, ना उनको वर्क के दौरान कुछ समझ आ रही है, लाइफ के किसी हिस्से में अब वो चैन नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। फिर उनका प्रॉपर और ऑनेस्ट असेसमेंट होता है, वहाँ पे उन्हें सुना जाता है, क्लिनिकल इंटरव्यू होता है। तब जब ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये देखे जाते हैं कि 5 आउट ऑफ 9 सिम्टम्स इनमें से उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, एक परवेसिवनेस पाई जा रही है, एक कॉन्टिन्यूटी पाई जा रही है, तब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को, ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर सकते हैं। और इनके डायग्नोसिस का जो पर्पस है वो बिल्कुल भी स्टिग्मा नहीं होता, स्टिग्मेटाइज करना नहीं होता, बल्कि वो इस डायग्नोसिस के बाद होने वाली इंटरवेंशंस होती हैं, ट्रीटमेंट होती है।